सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम अपने फ्रिक्शन वाले वीडियो लेक्चर को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कॉजेस क्या होते हैं, फ्रिक्शन के कॉज के लिए हमारा ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रिक्शन की एनालिसिस किस तरीके से करते हैं या फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में क्या करते हैं, फ्रिक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाएंगे कि फ्रिक्शन को मैं मेजर किस तरीके से करता हूं। ठीक है, तो चलते हैं अपन बोर्ड पे और बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक, चलो मैंने क्या बोला, लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें फोर्स अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे इस एरिया के सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो मान लेते हैं कि जो फोर्स मैंने लगाया हुआ है इस फोर्स को मैं कैपिटल एफ से दिखा देता हूं और ये जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको मैं किससे दिखा देता हूं, इसको मैं स्मॉल एफ से दिखा देता हूं। ठीक, अब सीधी सी बात है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास भी होगा और अगर मास है तो इसमें वेट भी होगा। ये वेट कितना होगा, ये वेट मेरा mg के बराबर होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, इस बॉडी का जो वेट है ये नीचे की तरफ काम करता है और ठीक इसी डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। अगर ये बॉडी मेरी रेस्ट कंडीशन में है तो जितना मेरे को वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है उतना ही वर्टिकली अपवर्ड फोर्स मिलेगा जिसको मैं रिएक्शन बोलूंगा और ये रिएक्शन भी कितना होगा, mg के बराबर। तो यहां इस वेट को ये रिएक्शन संभाल के रखा हुआ है और जितना मैं इसमें फोर्स पुट ऑन करता जा रहा हूं, जितना मैं इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रहा हूं, उतना ही अमाउंट में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता जा रहा है। और ये बॉडी अभी भी मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या, रेस्ट की कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है। ठीक, चलिए तो अब दिमाग लगाते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जब भी हम किसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, हम ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ सकता है या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैं एक अपने माइंड एक्सपेरिमेंट क्रिएट करता हूं, एक माइंड गेम क्रिएट करता हूं और इमेजिन करता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट बहुत ही हल्का है। हल्का का मतलब इसका मास बहुत कम है। अगर इसका मास बहुत कम है और अगर मैं उसको खसकाने की कोशिश करूंगा तो मैं ये पाऊंगा कि मैं थोड़ा सा ही फोर्स लगाता हूं और वो ऑब्जेक्ट मेरा खसक जाता है। ठीक, उसी के अपोजिट अगर मैं इमेजिन करूं कि ये बॉक्स मेरा बहुत भारी है, इसमें बहुत ज्यादा मास है, अब क्या है, अब मैं अगर इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा मुझे इसको खसकाने के लिए, या ये भी हो सकता है मैं बहुत सारा फोर्स लगा दूं और बॉडी अपनी जगह से मूव हो ही ना। इसका मतलब क्या है, जब कम मास हो रहा है तो मुझे कम फ्रिक्शन मिल रहा है और जब ज्यादा मास हो रहा है तो मुझे ज्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है मास के। अभी का जो सिनेरियो है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, मास कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक, तो अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मेरा किसी दूसरे सरफेस पे रखा हुआ है, एक रिजिड बॉडी पे रखा हुआ है। रिजिड बॉडी पे है तो इसको परफेक्टली रिएक्शन मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये बॉडी अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखी हुई है। चलो इमेजिन करता हूं इसी बॉक्स को उठा के मैं किसी लूज सैंड पे रख देता हूं, ये किसी दलदल जैसी जगह पे रख देता हूं। मैंने क्या किया, इस बॉक्स को उठाया, अब ये एक रिजिड सपोर्ट, एक हार्ड रिजिड सपोर्ट है, उसकी जगह में इसको उठा के किसी लूज सैंड में, क्विक सैंड में या दलदल जैसी जगह पे पटक दिया मैंने। और जैसे ही दलदल जैसी जगह में देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, उसके ऊपर अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट मेरा इजीली खसक जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा नीचे भी बैठता जाएगा और साथ साथ आगे खसक जाएगा। मतलब अब क्या हो रहा है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा कम हो जा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मास तो उतना उतना ही है। जो मास मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वही मास मैं दलदल में भी रख के यूज कर रहा हूँ, क्विक सैंड में भी रख के यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब मास से फ्रिक्शन नहीं बन रहा है। चलो इसी एग्जांपल को थोड़ा और समझते हैं कैसा। मैंने इस बॉक्स को लिया, मैं किसी हेलीकॉप्टर पे चला जाता हूँ, उस हेलीकॉप्टर से मैं क्या करता हूँ, कुछ स्काई डाइवर्स के साथ में इस बॉक्स को नीचे फेंक देता हूँ। अब बॉक्स भी हवा में है, स्काई डाइवर्स भी हवा में है। वो स्काई डाइवर्स क्या करते हैं, बॉक्स के ऊपर हल्का सा फोर्स लगाते हैं और मैं देखूंगा वो बॉक्स मेरा इजीली मूव कर जाएगा, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगा। जबकि मास मेरा सेम टू सेम है, लेकिन अब मैं इजीली मूव कर पा रहा हूं। क्यों इजीली मूव कर पा रहा हूं, क्योंकि नीचे से रिएक्शन नहीं मिल रहा है। बॉक्स जब मेरा हवा में है तो उसको नीचे से रिएक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है। जब रिएक्शन नहीं मिल रहा है और मैं थोड़ा सा ही फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट मेरा खसक जा रहा है।
तो ये जो तीन एग्जांपल लिए मैंने बॉक्स को एक नॉर्मल सरफेस पे रखा, फिर मैंने क्विक सैंड पे रखा, फिर मैंने एयर पे रखा। तीन अलग अलग एग्जांपल पे मैंने एक चीज देखा, मास की वैल्यू तीनों में सेम टू सेम थी, लेकिन फ्रिक्शन मेरा तीनों में अलग अलग होता गया। तो कौन सा फैक्टर है जो तीनों में अलग होता जा रहा है? वो है मेरा रिएक्शन। सबसे ज्यादा रिएक्शन मुझे कहां मिल रहा है? सबसे ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है मुझे हार्ड सरफेस पे। उससे कम रिएक्शन मेरे को कहां मिल रहा है? क्विक सैंड पे। और जब मैं एयर में पहुंचा दे रहा हूं तो सबसे कम रिएक्शन मिल रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा रिएक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा। रिएक्शन जितना कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना कम होता जाएगा। तो अभी हमने जो सोचा था कि जो मेरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। अब आप लोग सोच रहे हो सभी ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप क्यों समझा रहे हो? क्योंकि एक रॉन्ग अजम्पशन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है कि मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि क्या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सीधा सीधा हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? फोर्स हमारा रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बनेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। ठीक, तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब भी मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनेगा, रिएक्शन मेरा ऊपर की तरफ आएगा। मतलब जब भी इक्वेशन सेट होगी तो रिएक्शन मेरा ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ मतलब ये कि रिएक्शन बढ़ने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा बढ़ेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को फिजिक्स में हटाते हैं तो हम कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट का मतलब इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होंगे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, मेरा एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस सिनेरियो में रिएक्शन जितना ज्यादा मिलेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा। एक बात समझ में आ रही है? चलो, इसी सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूं, इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे ऑयलिंग कर दे रहा हूं। मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस को टच किया हुआ है और बीच में मैंने क्या कर दिया है? ऑयलिंग कर दिया है। अभी मास भी उतना ही मिल रहा है, रिएक्शन भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ऑब्जेक्ट की चांसेस ज्यादा है कि वो स्लाइड कर जाएगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा कम हो जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा क्यों कम हुआ? क्योंकि इन सरफेस के बीच में जो रफनेस थी, उस रफनेस इंडेक्स को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। या लेट अस सपोज दैट इस बॉक्स को उठा के मैंने कहां कर दिया? इस बॉक्स को उठा के मैंने एक बर्फ की सिल्ली पर रख दिया, एक आइस के स्लैब के ऊपर रख दिया है। और जैसे ही आइस के स्लैब के ऊपर रख दिया और थोड़ा सा ही मैं धक्का दे रहा हूं तो क्या देखूंगा? वो इजीली मूव कर जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कम मिलेगा। अब मास भी उतना है, रिएक्शन भी उतना ही, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया। वो क्यों कम हो गया? क्योंकि मैंने इन दोनों बॉडी के टच करने वाले जो कॉन्टैक्ट वाला एरिया है, उसका रफनेस इंडेक्स कम कर दिया है, उसको स्मूथ बना दिया है। इसका मतलब ये कि जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को यहाँ पे हम म्यू से दिखाते हैं। कई किताबों में स्मॉल n से भी दिखाता है, यहाँ पे हम किसे दिखा रहे हैं? म्यू से दिखा रहे हैं। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू r। और इस म्यू को क्या बोलते हैं अपन? इस म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल रहे हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये क्या चीज है? ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के रफनेस और स्मूथनेस का मेजर है। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा, उतना ज्यादा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीजों से बनता है। एक मेरा रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना रफ होता चला जाएगा, फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा होता चला जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या एरिया ऑफ कांटेक्ट को मैं स्मूथ कर दे रहा हूं। कैसा? मैं उसमें ऑयलिंग कर दे रहा हूं, ग्रीसिंग कर दे रहा हूं, तो क्या होगा? इस म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी, आर मेरा एज इट इज सेम टू सेम रहेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा कम हो जाएगा। ठीक, तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बन गया मेरा F इज इक्वल्स टू म्यू आर। और अगर मेरे को म्यू को फाइंड आउट करना है तो म्यू कैसे फाइंड आउट होगा? म्यू फाइंड आउट होगा मेरा F अपॉन का R। मतलब मुझे कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रहा है और मेरे को कितना रिएक्शन मिल रहा है, इसका रेशियो करूंगा तो वो दोनों सरफेस के बीच का बनने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, अभी हमने फ्रिक्शन को तीन अलग अलग केसेस में पढ़े थे। एक हमने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हमने बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक हमने बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग तो हमारा एक पॉइंट भर के लिए होता है। जब बॉडी मेरी रेस्ट की कंडीशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, जब बॉडी मेरी मोशन की कंडीशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रेस्ट की कंडीशन में बोल रहा हूं या स्टैटिक की कंडीशन में बोल रहा हूं, रेस्ट की कंडीशन में या फिर स्टैटिक की कंडीशन में, तब ये कैसा हो जाएगा? तब फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास F इज इक्वल्स टू म्यू S इंटू का R।
यहाँ पे F क्या है? F है मेरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए इस F के साथ भी मैं एक छोटा सा S दिखा सकता हूँ सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट में दिखाने का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू का आपका ये रिएक्शन। इसी तरीके से अगर रेस्ट या स्टैटिक की जगह मैं काइनेटिक की बात करता हूं, मूविंग कंडीशन की, अगर यही केस काइनेटिक फ्रिक्शन में बनता तो किस तरीके से बनेगा? तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में कंडीशन क्या हो जाएगी? काइनेटिक कंडीशन ये हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक कंडीशन, मतलब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स जो क्या बनेगा मेरा, वो बन जाएगा मेरे पास म्यू के इनटू का आर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, अभी हम ये बात जान चुके हैं कि जो स्टैटिक कंडीशन की जो मेरी पीक लिमिट होती है, स्टैटिक कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो पीक लिमिट होती है वो काइनेटिक से कम होगी। मतलब एक बार बॉडी मोशन में आ जाएगा तब फ्रिक्शन थोड़ा सा कम लगता है, और स्टैटिक कंडीशन में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। मतलब सीधी सी बात है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा बनेगा। Fs जो है Fk से ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा ज्यादा है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो अब क्या होगा? इसी तरीके से अगर ये इससे ज्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी भी इससे ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा ज्यादा बनेगा किससे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो सरफेस के बीच में जो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक कंडीशन में तो ज्यादा होगा और काइनेटिक कंडीशन में थोड़ा कम हो जाएगा। स्टैटिक कंडीशन मतलब क्या? जब बॉडी मेरी दोनों रुकी हुई है तब वो ज्यादा काम करेगा, और जब बॉडी एक दूसरे पे मूव कर रही है तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक रिलेशन तैयार होता है, और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एनालिसिस कर डाला है। और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एनालिसिस किया तो हमको एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया है, F इज इक्वल्स टू म्यू आर, जो कि हमको सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना है। म्यू किस तरीके से निकालते हैं अपन? म्यू निकालते हैं F अपॉन आर के थ्रू। F क्या है मेरा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा हुआ है और कितना उस बॉडी को रिएक्शन मिल रहा है। ठीक, एक बात और जानने को मिल रही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर यहां पे हमारा क्या बनता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो अलग अलग कंडीशन में बनेगा, एक हमारा स्टैटिक कंडीशन में बनेगा, एक हमारा काइनेटिक कंडीशन में बनेगा, और उसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा? उसके बीच में रिलेशन ये रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, जो नहीं समझ में आया है, डाउट है तो कमेंट में पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ रिपोज ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, सो मच, थैंक यू, बाय बाय।